Welcome to All About Education. This is Piyush Jaswal. Today we are going to discuss about the cell. Chapter this is for the class 8 and for all the boards. So BSc, NCERT, ICSC and all the state boards. So please keep watching. So first, what is cell? Cell होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शंस क्या होता है. स्ट्रक्चर मतलब उसका शेप कैसा होता है, वो दिखता कैसे है, उसका जो शेप है स्ट्रक्चर वो कैसा है, और उसका जो फंक्शन है, उसका जो वर्क है वो होता कैसा. व्हाट आर द वर्क्स ऑफ द सेल्स. सो द फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेल. सेल का डेफिनेशन होता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल. सेल इज जो है, सेल एक है जो बेसिक स्ट्रक्चर है. बेसिक स्ट्रक्चरल मीन्स, बेसिक मीन्स जो सबसे छोटा यूनिट या फिर एक ऐसा यूनिट जिससे हर चीज बना हो. जैसे कि हम ले ले एक घर को, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, जैसे ये कोई बिल्डिंग है तो पता चले कि ये किससे बना है, तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना वो होता है ब्रिक्स. ब्रिक्स को जब हम कनेक्ट करते जाते हैं तो इसका अलग अलग प्रकार के सेल्स, मतलब कि जो है ये जो है एक मजबूत बिल्डिंग बनता है. उसी प्रकार से हमारा जो एक बॉडी रहता है वो एक सेल से बना होता है. मतलब कि बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप को हम लोग मिला देते हैं तो उससे कुछ चीज बनता है जिसका नाम आज हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो उसका जो ग्रुप्स होते हैं वो जो है उसका स्ट्रक्चर बनाता है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं. तो जो यूनिट ऑफ ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्यों बोले, क्योंकि लिविंग जो होता है वो होता है सेल. सेल से ही हम जो है लाइफ पे है. हम ये भी बोल सकते हैं कि इसी की वजह से जो है हम ह्यूमन बॉडी जो है आज वर्क कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है सबसे बेसिक यूनिट है. अगर ईट नहीं होता तो जो बिल्डिंग्स है वो नहीं बन पाते. उसी प्रकार सेम जो है अगर सेल्स नहीं होते तो हम ह्यूमन बॉडी भी ठीक से आज तक कंट्रोल नहीं हो पाता. तो जो हमारा सेल है वो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उन्होंने एक कॉर्क को देखा. कॉर्क होता है एक पेड़ का जो है एक छिलका, उसको देखा तो उस पे दिखा उनको बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कमरे टाइप के, जो उन्हें स्ट्रक्चर्स दिखे जो कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. हनीकॉम्ब कैसा होता है, हेक्सागोन होता है जिसमें 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6. इस प्रकार के स्ट्रक्चर उन्होंने बहुत सारे अटैच देखा तो उनको लगा ये कुछ तो चीज है जो कि जानने लायक है बहुत सारे. लेकिन उन्होंने रियल पे सेल का डिस्कवरी नहीं किया था, उन्होंने डिस्कवरी किया था डेड सेल का, जो कि सेल जो है मर चुके हैं उनका डिस्कवरी किया. तब उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि जिस प्रकार से जो छोटे छोटे चीज रहते हैं वो हर चीज, उन्होंने सोचा कि हम जैसे जैसे ये पेड़ है उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, तो क्या हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकते हैं. उन्होंने ये थ्योरी जो है प्रेजेंट की. उसके बाद बहुत सालों बाद 150 ईयर्स बाद जो है कई साइंटिस्ट ने अपना थ्योरीज देखा, कई प्रैक्टिकल्स हुए. उन्होंने देखा कि कई सारे जो छोटे छोटे सेल्स है वो हमारे बॉडी के अंदर है जो कि लिविंग थे. अब उससे पता चल गया कि सेल जो है बॉडी के अंदर होता है. तब से हम जानने लगे कि हमारा जो पूरा फंक्शन है वो किससे हो रहा है, जो है सेल से डिस्कवरी, मतलब सेल के डिस्कवरी से ही स्टार्ट हुआ है. अगर सेल का पता नहीं होता तो आज हमको पता नहीं लगता कि हम किस प्रकार से हमारा वर्क होता है, हमारे बॉडी का किस प्रकार से वर्क होता है. जिस प्रकार से किसी भी नेशन को चलाने के लिए जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का यूज होता है, उसी प्रकार से हर बॉडी का जो यूज होता है वो एक सेल से होता है. अगर सेल नहीं होता तो हमारा बॉडी शायद फंक्शन नहीं कर पाता, या हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, फंक्शन नहीं कर पाते. इस प्रकार से जो हमारे सेल का इंपॉर्टेंस है वो. अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है हम लोग दो पार्ट्स पे डिवाइड किए हैं जो कि सेल के नंबर से डिवीजन होते हैं. जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए ऑन द अकॉर्डिंग ऑफ सेल नंबर, on the according of on the according of cell numbers. सेल नंबर्स के अकॉर्डिंग से हम ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है जो कि ऑर्गेनिज्म ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है. वो पार्ट्स है जैसे कौन कौन से. फर्स्ट पार्ट हो गए हमारे जो जिनके पास सिंगल सेल है जो कि यूनिसेल्यूलर है. यूनिसेल्यूलर मींस जिसके पास सिंगल, यूनि मींस सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल वाले. कौन से सेल वाले, सिंगल सेल वाले. यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि मींस सिंगल. वेयर एज अब जो सेकंड है वो है मल्टी सेल्यूलर.
मल्टी सेल्यूलर मीन्स जिसके पास बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे ये मल्टी, मल्टी का मीनिंग ये होता है बहुत सारे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे जो है बहुत सारे जो है डिवाइड होते गए, मतलब मल्टीप्लाई होते गए, मल्टीप्लाई होते गए। उसी प्रकार से जो है मल्टी सेल्यूलर होते हैं जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। जो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास मल्टी सेल्स है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मीन्स मैनी। अब जैसे ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ज्यादातर आते हैं बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआस, मैनी ऑफ द थिंग्स दैट कम इन द यूनिसेल्यूलर। अब जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने? सिंगल सेल। अब जैसे सिंगल सेल से हम लोग देख लिए बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड मैनी ऑफ द थिंग्स दैट कम इनटू द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल में जैसे अमोएबा, Euglena and many of the things which come into the unicellular, like the cyanobacteria, paramoeciums and many of the things that come into the unicellular organisms are known as unicellular organism। जिसमें सिंगल सेल्स होते हैं उसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जैसे मल्टी सेल्यूलर्स में आ गए, जैसे हम ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है। ह्यूमन बॉडी बना देते हैं, ह्यूमन बॉडी बन गया, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स व्हिच कम इनटू द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे ये अमोएबा रहता है उसके स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं? अब जानते हैं कि जो एक सेल रहता है उसका एक मेन पार्ट रहता है। कौन सा पार्ट रहता है? जो कि सेल मेम्ब्रेन, जो उसको जो है शेप देता है। अब तो हम जानते हैं कि जो अमोएबा है उसको जैसे भी बना लो उसका जो कोई शेप नहीं होता, उस पे जो ये दो पार्ट्स रहते हैं उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो कि अपना जो है फॉस्फेट के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन इसका तो हम लोग कैसे भी शेप बना सकते हैं, तो क्या इस पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होता? तो इस पे जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, पर इसका जो वर्क रहता है वो ओनली लोकोमोशन पे रहता है। उसको प्रोवाइड करते हैं स्पेस जिससे कि वो चल सके। तो उनका जो ये है सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत इलास्टिकल रहता है, वो जो है मूव हो सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो है ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। जैसे कि हमारा हैंड को हम लोग जैसे भी घुमा सकते हैं, उसी तरह से अमोएबा जो है अपने सेल के जो मेम्ब्रेन्स है उसको अपने जो है मन के अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं। उसको जैसे मर्जी लगती है, जहाँ जाना रहता है वो अपना जो है सेल मेम्ब्रेन को उसी शेप में ला देता है और वो चलता रहता है, क्योंकि उसको लोकोमोशन और फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। अब ह्यूमंस पे जो है ऑल सेल स्ट्रक्चर्स विच आर वेरी काइंड। अब जैसे हम जानते हैं यूनिसेल्युलर पे आ गए अमोएबा। अमोएबा जो है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब अपने जैसा उसका मर्जी रहता है वो चेंज कर लेता है अपने लोकोमोशन और फूड गैदरिंग के लिए। तो क्या ह्यूमंस के अंदर भी कोई ऐसा सेल है जो अपना जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हो, मतलब अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर उसको चेंज करता हो? तो हाँ, एक जो ऐसा सेल है जिसका नाम है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। वो जो है अपने जो सेल मेम्ब्रेन है उसको चेंज कर सकते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो WBC है उसको कोई डेफिनाइट जो है अपना शेप नहीं होता, इसलिए तो इसको व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, उसको हम लोग अलग अलग प्रकार से। इसका क्यों नहीं होता शेप? क्योंकि उसको जो है हार्मफुल जो थिंग हमारे अननोन एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स है वो जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं बैक्टीरिया जैसे, तो उनसे लड़ते हैं। तो उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर वो सर्कल हुए तो अगर कोई इधर से अटैक कर दिया, इधर से अटैक कर दिया, इसलिए जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, जो कि अपना इस तरह से रोक सके। अब जो ये WBC है वो उनका तो वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये नहीं होते तो आज जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज वो हमको जल्दी हार्म कर देते। तो जो WBC है वो हमारी बॉडी के अंदर का ऐसा एक जो सेल है जो कि फ्लेक्सिबल है, जो अपना बॉडी का शेप को चेंज कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ सेल, सेल में हम लोग जैसे देखते हैं कि यूनिसेल्युलर होते हैं और एक होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो उनके जो है अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसीलिए उन पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? जो बिलियंस तक पहुंच जाते हैं। बिलियंस मींस 1000 मिलियन, 1000 मिलियन जो रहते हैं उतने जो है हमारे सेल्स जो है उनकी अमाउंट जाती है। अब जैसे सपोज हम लोग एक क्वेश्चन है, जैसे एक कीड़ा है और ये है ह्यूमन बॉडी। अब क्या ये मल्टी सेल्युलर है? तो क्या इस पे छोटे छोटे सेल होंगे और इस पे बड़े बड़े सेल होंगे? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो उन सेल्स को वर्क रहते हैं, सब सेल का अलग अलग वर्क रहता है। अब जैसे ये ह्यूमंस हो गए, हाथी हो गए, उनके अलग अलग जो है वर्क्स होते हैं, तो अलग अलग जो वर्क रहते हैं उनके,
इसी अकॉर्डिंग से, जैसे हाथी है तो क्या उसमें बड़े सेल होंगे क्योंकि वो बड़ा है? नहीं होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में भी बड़े सेल्स हो सकते हैं, इसमें छोटे सेल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हाथी का बॉडी अलग है और ह्यूमन बॉडी का अलग बॉडी है, इसीलिए जो है उनका अलग अलग जो है पर्पस होता है, अलग अलग वर्क होते हैं। अब जैसे ये आते हैं शेप ऑफ सेल, सेकंड नंबर हमारा सेल का शेप कैसे होता है। अब सेल का जो शेप है वो कैसे हो सकता है, जो हमारा सेल का शेप है वो ज्यादातर किस शेप में होता है, उसका कोई शेप नहीं होता, तो चाहे वो गोल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, जो हमारा हो सकता है स्क्वायर हो सकते हैं, और एक जो है रूट टाइप के होते हैं नर्व सेल, ऐसा उनको मतलब बाल उठा उठा रहता है, ऐसा नर्व सेल रहते हैं जो माइंड से अटैच रहते हैं, उनको जो अलग अलग शेप्स रहते हैं, जो शेप्स रहते हैं ना उसको अपना अलग अलग वर्क देते हैं। अब जैसे हम एक चीज बोल गए कि बीच पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल जो है अपना काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जैसे हमारा जो ब्रेन होता है, ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है तो हम काम करते हैं, उसी प्रकार से जो सेल्स रहते हैं उसका एक अलग ही ब्रेन होता है। ब्रेन सपोज कह सकते हैं, उनका जो एक मेन वर्किंग सिस्टम है उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस, उसी से ही जो है वर्क करते हैं। थर्ड आता है साइज ऑफ सेल। अब सेल का जो साइज है वो किस प्रकार से हो सकता है, साइज में हम लोग अभी देखें कि वो साइज जो है सब में अलग अलग रहते हैं, चाहे वो बड़ा सा डायनासोर आ जाए या छोटा सा ह्यूमन आ जाए वो अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि सबका अलग अलग वर्क होता है। अब जो सबसे छोटा सेल, अब जो दुनिया का सबसे छोटा सेल है उसका नाम है पीपीएलओ। उसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, जिसका उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा। उसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोन या 0.1 म्यूमीटर। ये जो है ये म्यूमीटर का साइन होता है। अब इससे जो हम पता लगा सकते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर जो है मीटर का छोटा, सेंटीमीटर का छोटा, ये जो है इतने छोटे हो सकते हैं जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देखने की कोशिश करें, सिंपल माइक्रोस्कोप से तो उनको देखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहते हैं उससे हम जो है इन छोटे छोटे जो सेल्स रहते हैं उसको देख सकते हैं। लेकिन अब कितने बड़े हो सकते हैं, ज्यादातर बड़े हो सकते हैं हमारे सेंटीमीटर्स पे। अब सबसे बड़ा सेल कौन सा है, अब जैसे हम सपोज करते हैं ये अंडा है, मुर्गी का अंडा है, वो एक सेल है, हाँ क्योंकि वो सेल है, उसके अंदर एक छोटा सा रहता है गोल ऐसा जो येलो कलर का रहता है, जो हैंड्स के एग में, उसको हम कहते हैं यॉल्क, यॉक कहते हैं। अब वो जो है उसका न्यूक्लियस हो गया। अब जैसे ये सेल है, अंडा भी एक सेल होता है, तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, जो कि साइज पे रहता है 170 मिलीमीटर, और जो उसका जो है डायामीटर ले लें तो डायामीटर पे हम लोग देखें तो उसका होता है 130 mm, मतलब सेंटीमीटर से थोड़ा सा ऊपर। तो अब ये जो है ये अपना अलग वर्क करता है। अब ये जो सेल हो गए ये भी एक प्रकार का सेल है, वो जो है अपने जो है न्यूबॉर्न बेबी को जो है प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो ये पीपीएलओ है उसको जो माइकोप्लाज्मा, वो जो है अपना मीथेन गैस को इंटर करता है, ऑक्सीजन को रीच आउट करता है, जिसके हमारी धरती का मेंटेनेंस चलता रहता है। अब जैसे हम लोग चीज देखते हैं, जैसे कोई एक छोटा सा चीज है, जैसे एक आदमी है, उसके साथ उसका फैमिली है, उसके साथ उसका फैमिली है, जैसे बहुत सारे लोग हैं फैमिली पे। अब उसका जो एक मतलब एक घर हो गया, घर के बाद सोसाइटी आ गया, सोसाइटी के बाद जो है कॉलोनीज, कॉलोनीज के बाद ऐसा नेशन। तो उसी प्रकार से जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स रहते हैं उनका भी एक लेवल होता है, जिस प्रकार से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फिर अपर लेवल, एक्सट्रीम लेवल, उसी प्रकार से हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के लेवल कौन से होते हैं। अब लेवल पे हम लोग देख ले तो जो सबसे छोटा बॉडी पार्ट होता है हमारा, सबसे छोटा चीज, यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो होता है सेल। सेल जो है सबसे छोटा होता है। अब सेल के बाद क्या आता है, अब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिल जाएंगे, एक सेल, बहुत सारे सेल मिला देते हैं ऐसा, ये जो है टिश्यू होता है। अब सेल मतलब एक ही सेल नहीं, कोई से भी सेल हो सकते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सेल हो सकते हैं। अब जैसे हमारा बॉडी पार्ट है, बॉडी पे क्या सब सेम सेल होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो हमारा सेल्स का शेप रहता है अलग अलग फंक्शन रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग रहता है, नर्वस सिस्टम का अलग रहता है, तो इसीलिए जो है सबका अलग अलग शेप, साइज और फंक्शन सबका सेल का अलग अलग रहता है। अब टिश्यू के बाद कोई एक ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन जैसे हम लोग स्टमक बना देते हैं, मैंगो जैसा। अब जो है स्टमक के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आता है ऑसोफेगस के साथ स्टमक, फिर उसके बाद जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसके बाद जो हमारा, उसके बाद जो ये ऑर्गन,
ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक आता है ह्यूमन। अब बहुत सारे वैसे ही ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के एक बनता है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब होता है, ह्यूमन में कोई से भी हो सकते हैं। अब ये सपोज के लिए हम लोग ह्यूमन नहीं लिखते, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म जिसपे एनिमल्स, बर्ड्स कुछ भी आ सकते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बात जो है वैसे ही बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है। ऑर्गेनिज्म के बाद उसका फैमिली आ गया, फैमिली के बाद जो है सोसाइटी आ गई, सोसाइटी के बाद कॉलोनी, उसके बाद ऐसा ह्यूमंस के ग्रुप पर चलते रहते हैं। इकोसिस्टम्स आते हैं। तो जो सबसे छोटा यहाँ पे यूनिट हो गया वो है सेल। सेल जो है सबसे छोटा यूनिट होता है। उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स विद रिलेशंस इज नोन एज फैमिली। एज ए सेम टाइप ग्रुप ऑफ सेल व्हिच मेक एनी डिफरेंट फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज। टिश्यू जो है अलग अलग प्रकार के अलग अलग टिश्यूज होते हैं। जैसे हमारे के ऊपर का स्किन लेयर है वो सब पूरे बने हुए हैं, वो जो है डेड सेल से बने हुए हैं। हमारी जो स्किन है वो है डेड सेल का बना हुआ। उसी प्रकार से जो है कोई टिश्यू जो है मिलकर सेल ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। अब जिस प्रकार से हम हमारे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे नोज, आई, माउथ, जो हैंड्स, लेग्स, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब सेल भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, तो उसके भी तो कुछ पार्ट्स होंगे। तो अब हम जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसपे कि पहला हमारा टॉपिक है हर चीज बाहर से स्टार्ट होता है। तो जो एक सेल रहते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे एक सेल का डायग्राम बना लेते हैं। ये सेल है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग। ये वाला जो दिख रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे एक रूम है, यहाँ पे हम एक रूम बना लेते हैं। रूम है तो उसका जो रूम का दीवारें होते हैं ना, उसको सपोज हम मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल का सेल मेम्ब्रेन, सेल मतलब होता भी लैटिन वर्ड में है रूम। सेल मतलब रूम, लैटिन वर्ड में, लैटिन वर्ड से इनक्राइब किया गया है। और जो ये रूम का जो दीवारें हैं उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग। सेल को कौन सराउंडिंग किया है? सेल मेम्ब्रेन। तो इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेल membrane is an outer covering of a cell which also provide a shape to cell। जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो है एक आउटर कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन इज अ आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग मींस जैसे सेल है तो उसका ये आउटर कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर कवरिंग है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो है एक शेप प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हम लोग रूम बना रहे हैं, रूम को हम लोग सपोज अगर हम लोग गोल करना चाहें तो उसकी दीवार को गोल करेंगे, ऑटोमेटिक जो अंदर का स्ट्रक्चर जो है गोल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग स्क्वायर का बनाना चाहें तो स्क्वायर हम लोग रूम बनाएंगे तो पहले दीवार को जो है हम लोग कर देंगे, वॉल को कर देंगे उसके स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक जो रूम का इनर पार्ट जो एरिया है वो सब जो है स्क्वायर शेप में आ जाएगा। उसी प्रकार से जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो है अलग अलग प्रकार से जो है शेप प्रोवाइड करता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट। जैसे एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन को अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चरल पे तो वो शेप भी प्रोवाइड करता है और अपना जो है मटेरियल्स के एक्सटर्नल इंटरनल। जैसे सपोज ये एक सेल है और ये एक सेल है, दो सेल का जो इंटरकनेक्शन यहाँ पे है दीवार टाइप का, जैसे दो रूम्स के होते हैं, बीच में न्यूक्लियस है। अब जैसे ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको आउटर कवरिंग किया हुआ है। अब सपोज इस सेल पे न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, सेल पे ये वाले सेल पे जो है न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, तो वो जो है इस सेल से मांगेगा। तो वो जो है अपने सेल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से देगा? वो सेल मेम्ब्रेन से ही इनर और आउटर जो है अपना काम चलता है। तो ये जो है
न्यूट्रेंट इनर, न्यूट्रेंट आउटर, मटेरियल्स इनर, मटेरियल्स आउटर, इन सबको जो है हेल्प करता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। अब जो एक बहुत ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वैसे नहीं होता है, एनिमल्स के अंदर, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, बैक्टीरियाज के अंदर होते हैं, उसको हम लोग जो है सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल, वॉल मतलब होता है दीवार। अब जो सेल वॉल है वो ओनली किस पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स पे होता है। जो ये सेल वॉल होता है उसका एक एक्सटर्नल कवरिंग होता है जो कि प्लांट सेल्स पे होते हैं, सम बैक्टीरियाज पे होते हैं, और जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग of a plant bacterial etc cells। अब जो ये सेल वॉल होते हैं, जैसे सपोज हम ले लेते हैं कि एक सेल है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन अगर हम देखें तो वो जो प्लांट सेल्स रहते हैं उस पे जो है ये एक एक्सटर्नल रहता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक जो है कवरिंग रहते हैं जो कि उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चरल में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे जो है उसको मटेरियल्स पे वो हेल्प करते हैं, ताकि जो है प्लांट सेल जो है हमेशा जो है एक सीक्वेंस पे बने रहे। जैसे हम नेचुरल फिनोमिनन से बचाने के लिए, अब ह्यूमंस तो हम जो है नहाते हैं, कुछ करते हैं, घर के अंदर रहते हैं, हम अपने सेल्स को मतलब बॉडी को क्लीन करते रहते हैं, लेकिन प्लांट रहते हैं उनमें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। बहुत सारे बाहर तूफान चलते रहते हैं, बारिश होती रहती है, तो उसको जो प्रोवाइड करता है, मतलब उसको जो हेल्प करता है इन सब जो है नेचुरल फिनोमिना से बचने के लिए, उसको जो है सेल को डैमेज ना होने के लिए, ताकि एक छोटा सा प्यारा सा पौधा जो है एक बड़ा सा पेड़ बन जाए जल्दी से। अब आते हैं फ्लूइड स्ट्रक्चर्स। फ्लूइड स्ट्रक्चर्स पे कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्लूइड जो है हमारे सेल के अंदर दो फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, एंड दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। These two are the plasms or the plasmas which is present in the fluids. And what is fluid? Fluid क्या होता है, liquid, solid and the gaseous। तो जो solid और liquid स्टेज के बीच पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड स्ट्रक्चर या फिर फ्लूइड। जैसे फ्लूइड में हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर्स, और हम लोग जैसे ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, तो उसका जो हम लोग छू के देखते हैं तो जो उसका स्ट्रक्चर्स लगता है, उसका जो फीलिंग्स आती है वो जो रहता है फ्लूइड रहता है। अभी फ्लूइड का क्लियर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे सपोज ये है एक सेल, बीच पे है एक न्यूक्लियस। अब ये जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, न्यूक्लियस को मिलाकर जितना भी पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। The inner side of the cell membrane is known as protoplasm. Inner of membrane. इनर ऑफ मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट आता है जो हमारा साइटोप्लाज्म। सपोज ये एक सेल है और जो इसके बीच का सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी ये पार्ट्स है, न्यूक्लियस को हटाकर उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। बिटवीन ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के जो बीच का पार्ट्स है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो ये न्यूक्लियस को मिलाकर कहते हैं उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। दोनों का अलग अलग वर्क रहता है, दोनों जो है फ्लूइड स्ट्रक्चर रहते हैं। प्रोटोप्लाज्म भी फ्लूइड स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म भी फ्लूइड स्ट्रक्चर, और जो ये बनते हैं उसको कहते हैं हम लोग फ्लूइड स्ट्रक्चर्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ सेल।
अब जो ये हमारा पार्ट है न्यूक्लियस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि न्यूक्लियस के जो हमारे सेल चैप्टर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस का, जो कि एक वीडियो में पूरा नहीं किया जा सकता। तो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेल और द सेल चैप्टर, एंड आफ्टर we'll meet in the second part of the cell chapter. So thank you, have wonderful day, keep watching ADE.